बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यासिर जंजुआ और आप देख रहे हैं यासिर जंजुआ पॉडकास्ट का एक और एपिसोड। नासिर इफ्तिखार साहब हमारे साथ हैं और थंबनेल पे आपने पिक्चर देख ली होगी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये जो हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने जा रहे हैं ये शायद बड़ी तवील नशिस्तों के बाद अब रिकॉर्ड होने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि एक नशिस्त हमने रात को रखी, गुज़िश्ता रात, और बहुत सारे मौज़ूआत को डिस्कस किया। फिर हमने एक और नशिस्त इससे एक घंटा पहले, तकरीबन 2-2.5 घंटे की हमारी नशिस्त थी। उसके बाद हम कैमरा ऑन करके बैठ गए और मुझे लगा कि कुछ सवालों के जवाब जो है वो आप लोगों तक भी पहुंचने चाहिए। और मुझे यकीन है कि अगर आप इस पॉडकास्ट को एंड तक देखेंगे तो ज़रूर आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड होगी। नासिर भाई, हम बहुत सारे मौज़ूआत डिस्कस कर चुके। मेरी कोशिश ये होगी कि हम क्विकली उन चीज़ों को समराइज़ करते जाएँ ताकि वो डिस्कशन लोगों तक भी चली जाए। मुकदमा ये है कि आज का हर इंसान जो है वो तन्हाई का शिकार हो गया। जी ठीक है। अच्छा, शायद उसको पता नहीं चल रहा कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी बोरियत को दूर करने के लिए बहुत कुछ कर रहा है। बावजूद इसके कि उसके इर्द गिर्द सारा सामान मौजूद है, बावजूद इसके कि उसके इर्द गिर्द वो तमाम लोग मौजूद हैं जिसकी उनको ज़रूरत है, और कुछ ऐसे लोग जिनके इर्द गिर्द तो तांता बंधा रहता है लोगों का। तो ये बोर्डम जो है, इसकी क्या हकीकत है? क्या हम बोर्डम को किसी और चीज़ से मिक्स तो नहीं कर रहे? किसी और चीज़ से आपकी मुराद? मतलब हमारे अंदर लैक कोई और इमोशन हो रहा है, या हमारी सर्च कोई और है लेकिन हम उसको बोर्डम का नाम दिए जा रहे हैं। हम कह रहे हैं हमें लोनलीनेस है। तो लोनलीनेस तो फील हो जानी चाहिए ना लोगों की प्रेजेंस से, अशिया से, सहूलतों से। बावजूद इसके भी अगर नहीं हो रही तो क्या फिर भी ये बोर्डम की कोई किस्म? यासिर भाई, सबसे पहले जो बोर्डम है ये न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड है, और लोनलीनेस जो है वो नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड है। ठीक है। आदमी बुनियादी तौर पे तन्हा पैदा हुआ है और सारी ज़िंदगी अपनी मौत तक तन्हा ही रहता है, लोनलीनेस का शिकार रहता है। दुनियावी रिश्ते नाते उसको कभी भी सफाइश नहीं करते, किफ़ायत नहीं करते। माल मताल, बीवी बच्चे, ये कभी भी उसको समझ नहीं सकते। प्रॉब्लम यहाँ पे पड़ती है कि बोर्डम पैदा क्यों होता है लाइफ में। तन्हाई तो चले मान लिया कि हमारी फितरत में रखी हुई है। हम अब तन्हाई जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब वो कोई आइसोलेशन या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कहते हैं कि एक आदमी मैं तन्हा, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे आपने इशारा किया कि सभी हैं आसपास, मिलने जुलने वाले, घर वाले, सब कुछ है, उसके बावजूद तन्हाई महसूस होती है। इसकी एक वजह होती है जी, रिलेशनशिप जो होता है ना, इसके अंदर एक टेक्निकल, हम उसको ग्लिच कह सकते हैं। अल्लाह ताला की हिकमत है कि वो रख छोड़ा है कि रिलेशनशिप एक मखसूस मुद्दत के बाद रिपीटिशन में चला जाता है। कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी डिज़ायर, वो इंसान की हो, किसी शय की हो, किसी ओहदे की हो, या किसी नफसियाती और रूहानी तरक्की की हो, एक मखसूस मुद्दत के बाद न्यू नॉर्म बन जाती है। न्यू नॉर्म इसलिए बनती है कि वो रिपीट हो रही होती है, और जितना आप किसी चीज़ को रिपीट करते चले जाते हैं आप मैकेनिकल होते चले जाते हैं, और मैकेनिकल होने के फिर नुकसानात बहुत ज़्यादा आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो मर्द औरत आपस में मोहब्बत शुरू करते हैं, तो ये मोहब्बत किस चीज़ की है? वहाँ पे किसी वैलिडेशन का फुकदान है। आदमी को पता है कि उसको चाहने वाला कोई नहीं है। सारी ज़िंदगी उसकी कोशिश होती है कि उसकी तमन्ना पाली जाए, उसको सर्च किया जाए, उसे डिस्कवर किया जाए। ये बहुत बड़ी यशी है। आपके बारे में सोचा जा रहा है, आपको याद किया जा रहा है, आपको दुआ किया जा रहा है स्पेशली। ये इट फील्स सच अ लग्जूरियस एस्थेटिकल एक आपका वैलिडेशन का पॉइंट है कि मोहब्बत की। अब अच्छा भला लड़का फिर रहा है, अच्छी भली लड़की फिर रही है, अनजान है, उनको क्यों मोहब्बत की पड़ी हुई है? उनको मोहब्बत की इसलिए पड़ी हुई है कि उनको समझने वाला दुनिया में कोई नहीं मिल रहा। तो दो मर्द औरत में एक अनसीन कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जो उनका सबकॉन्शियस आपस में करता है, जिसको मोहब्बत का नाम दिया जाता है कि तुम मुझे जानो,
और बदले में मैं तुम्हें जानती हूँ। हम दो शायर बैठे हुए हैं, पहले मैं अपनी गज़ल सुनाऊंगा तो फिर आपकी तो मुझे सुननी पड़ेगी। तो मुशायरा शुरू हो जाता है मोहब्बत के नाम पे। अब जब ये काम शुरू होता है तो शुरू में थ्रिल इज़ देयर बिकॉज पर्सनैलिटी इज़ अनडिस्कवर्ड, अनसीन। पर्सनैलिटी होती कितनी है, आप किसी बंदे के साथ एक हफ़्ता मुसलसल बैठ जाएँ, मुझे ले लें, आप मेरे साथ एक हफ़्ता 24 घंटे दिन रात रहें तो आप मेरी शख्सियत से बोर्डम का शिकार हो जाएंगे। मेरे दिन रात, मेरे मामूलात, यही हमारी पर्सनैलिटी होती है। अब यही मियाँ बीवी बन गए और एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर दिया। अब कुर्बत हो गई है मुस्तकिल। इसका मतलब है कि जो पर्सनैलिटी रखी हुई है अपनी प्योर स्टेट में, वो रखी हुई है रूटीन्स के अंदर, वो रिपीट कर रही है अपने आप को। किसी भी पर्सनैलिटी को आप ले लें, बड़ी से बड़ी पर्सनैलिटी को ले लें, आप किसी बड़े महान आदमी के पास चले जाएं, वो सुबह उठेगा, ब्रश करेगा, नहाएगा, उसने नाश्ता करना है, फिर उसने कुछ लोगों से मिलना है, फिर वो आपके साथ बैठेगा, वो कुछ बातें करेगा, और ये ऑन एंड ऑन चलता ही जाएगा सिलसिला। तो अब जो आदमी रहने आया है दूसरे आदमी के साथ, वो उसके मिजाज का नहीं है, वो तो अपनी डिस्कवरी के चक्कर में उसके साथ लटका हुआ है, ट्रेन के डब्बे में चढ़ा हुआ है। सही। अच्छा, अब इस चक्कर में एक इफ़ेक्ट पैदा होता है जिसको हम कहते हैं कि कही हुई बातें फिर दोहराई जाने लगती हैं। आप अक्सर लोगों को देखेंगे, आपके अपने घरों में भी ये होता है कि माँ बाप का, बहन भाइयों का, दोस्तों का, आप कल भी यही जिक्र कर रहे थे, पुरानी ट्यूब, हाँ जी, दोस्त का जिक्र कर, आपको बार बार रिपीट आने लग जाता है रिलेशनशिप में। अब वहाँ पे डिस्कवर करने के लिए कुछ नहीं रह गया, वहाँ पे अब अजियत पड़ी है। उस अजियत को आपने भुगतना है, क्योंकि आपने ये कांटों का ताज अपने सर पे रखा था। अब आदमी आपके कंधों पे सवार हो गया है, और सारे एक दूसरे के कंधों पे सवार होते हैं, कोई नेगेटिव बात नहीं है, हम एक दूसरे को लेके चल रहे होते हैं ज़िंदगी में। और उसके नतीजे में फिर होता ये है कि उस बोर्डम से बचने के लिए लोग नए नए फिर प्रोजेक्ट्स खोलते हैं लाइफ में। गाड़ी ले लूँ, लैपटॉप चेंज कर लूँ, कपड़े पहन लूँ, ताकि उस बोर्डम की अजियत से निकल सकें। जबकि हकीकत ये है कि लाइफ में बोर्डम जो है, जिसको बोरियत कहा जाता है, एक कांस्टेंट एलिमेंट है। क्योंकि आपकी ज़ात तन्हा रखी है, तन्हा इसलिए रखी है कि आप जितना भी, यासिर साहब मुझे ज़ोर लगा लें, आप मुझे ये नहीं समझा सकते आप महसूस कैसा कर लें। मैंने इंटरप्रिटेशन अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी परसेप्शन के हिसाब से करनी है। उसके नतीजे में हम सारी ज़िंदगी एक दूसरे को चीखते चिल्लाते, अपने बारे में समझाते, सफाइयाँ देते, अपने गुनाहों के बारे में एक्सप्लेनेशंस, अपनी वफ़ाओं का यकीन दिलाते, एग्जॉस्ट होके हम मर जाते हैं। यही हमारा अंजाम होता है। जी। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आपने 2-3 दफ़ा जिक्र किया कि इंसान क्योंकि तन्हा पैदा हुआ है, वो अकेला है, तो लेकिन जबली तौर पे वो ऐसा शायद इसलिए ना हो क्योंकि वो अकेला, तो इंसान की जब तख्लीक होती है तो वो अकेला नहीं है, वो तो ऑब्वियसली अगर माँ के रहम में भी है जी, तो तब से उसे एक दूसरे इंसान के साथ अटैचमेंट तो मिल गई। जी मिल गई। तो जब वो डी अटैच फील करेगा तो मुझे लगता है कि वो उसकी मेमोरी तो वहाँ से बिल्ड होना शुरू हुई ना। तो एक वजह तो शायद ये हो सकती है। अच्छा, दूसरी तरफ आते हैं। आपकी इस गुफ्तगू से मुझे ये लग रहा है कि जैसे इंसान जब किसी दूसरे इंसान से मिलता है तो वो उसको बुनियादी तौर पे एक्सप्लोर कर रहा होता है। जी। और जब उसके एक्सप्लोर करने का सफ़र ख़त्म होता है, वो कहता है इसके बारे में मुझे सब पता चल गया, अब कुछ नई चीज़ या नया इंसान चाहिए। एक्सप्लोर करना मैं तस्खीर करना कहता हूँ। अच्छा। ये तस्खीर का अमल है। तस्खीर का अमल मतलब आप किसी भी इंसान के साथ जब बार बार मुसलसल तवील अरसा बैठना शुरू करते हैं तो आप उसको तस्खीर कर रहे होते हैं, मुसख्खर कर रहे होते हैं उसको। अच्छा, चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं, पहाड़ देख रहे होते हैं कैसा है। लेकिन अगर इसकी दूसरी साइड लें जी, तो अमूमन जो है बुनियादी तौर पे इंसान एक्सप्लोर करने से ज़्यादा एक्सप्लोर होने में इंटरेस्टेड होता है। एक्सप्लोर कर ही इसलिए रहा है कि बदले में एक्सप्लोर किया जाएगा। हाँ, बदले में जो आपने शुरू में बात गिव एंड टेक। तो ये जो शिकवा है ये कब पैदा होना शुरू होता है कि मुझे कोई समझता नहीं है। जी, ठीक है। अब रात को भी जब हमारी डिस्कशन एक हो रही थी बड़ी तवील, उसमें हमने ये डिस्कस किया कि एक सर्टेन स्टेज पे आके वही लोग जो कभी उसे बहुत समझते थे, जिन दोस्तों का इंतखाब उसने डेलिबरेटली किया और उन्हें कहा कि ये मेरे बेहतरीन दोस्त हैं, वो खातून, मर्द के वाले से बात कर रहा हूँ, जिसको उसने अपनी ज़िंदगी जीवन साथी बनाने का ख़ुद इंतखाब कर लिया, ऐसा क्या होता है कि किसी लम्हे आके वो लोग भी उसको कहना शुरू करते हैं कि पागल हो गया, या पागल होने से मेरी मुराद ये है कि ये हम में से 100% नहीं है।
बिल्कुल। और उसे भी लगने लगता है कि यार इनसे तो बात करने का फ़ायदा नहीं है। तो ये फिनोमेना किस स्टेज पे जाके क्रिएट ये फिनोमेना नेचुरल है और हर एक के साथ हो रहा है। आप अपने घर में किसी भी बंदे को ले लें, अपने रिश्ते नातों में जो भी आपकी फील्ड ऑफ एग्जिस्टेंस में रिलेट कर रहा है बंदा, बिलोंग कर रहा है आपके साथ, उसका यही गिला है। उसकी रीज़न दो होती हैं। एक तो जैसे हम पहले बयान कर चुके कि रिपीट होना शुरू हो जाता है आदमी, ख़त्म हो जाता है बंदा। अच्छा, दूसरी उसकी रीज़न ये होती है कि बंदा नॉलेज में ऊपर चढ़ जाता है और जेलसी के फैक्टर्स आ जाते हैं। इसमें भी जेलसी के फैक्टर्स आ जाते हैं। इंसान कंपेयर करता है अपने आप को दूसरे के साथ हमेशा, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये कहीं तकब्बुर की तरफ तो नहीं चला जाता आदमी? नहीं, सुपीरियरनेस। आप अपने रिश्तेदार, आप अमीर हो जाएंगे, आपके रिश्तेदार आपसे हसद करने लग जाएंगे, आपके पास इल्म बहुत आ जाएगा, आपके रिश्ते नाते आपके साथ वो जानबूझ के नहीं कर रहे होते हैं। उनका प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आप उनकी ज़हनी सतह से बुलंद हो जाते हैं। ये एक और तरह की आइसोलेशन का प्रोसेस है, इसमें से भी गुजरना पड़ता है। ये दो ही रास्ते जाते हैं, या तो एक दूसरे को सारी ज़िंदगी आप काटते पीटते रहें, रिपीट करते रहें, और उसके बाद रिपीट के बाद फिर ज़ाहिर है लोग आपसे उकता आ जाएंगे, तो फिर आप वायलेंस पे उतराएंगे, फिर आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, रूल्स डिफ़ाइन करेंगे घर के, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, हमने घर को तरक्की देनी है। तो आप एक जाली महात्मा के किरदार में अपने आप को ढालेंगे और घर का लीडर बन के आप ये वायलेंस का खेल खेलना शुरू करेंगे। उसके नतीजे में लोग नफ़रत करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे से। ये रिलेशनशिप का मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन लॉजिकल एंड है। इससे निजात मिलती है कुछ लोगों को जो इल्म हासिल करता रहता है, और किताबें पढ़ना इल्म नहीं होता जी, ये इल्म का एक दर्जा होता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ेगा तो सिनिक हो जाएगा अपनी ज़िंदगी किसी ना किसी स्टेज पे। टू मच नॉलेज इज़ नो नॉलेज एक्चुअली। अच्छा, लेकिन ये कुछ देर के लिए उसको सफाइस करेगी, उसकी लाइफ में चार्म आएगा। जैसे तमाम गज़ाली का कॉल है, आई थिंक सो, कि अगर तुम में से कोई 40 दिन तक किसी किताब को नहीं पढ़ता तो उसकी ज़ुबान से गुफ्तार की लज्जत हटा ली जाती है, उठा ली जाती है। उसके अंदर वही रिपीट ही रह जाना है ना जी। फिर तो आपको ऑलवेज कांस्टेंट फ्रेश डाटा चाहिए जिसको आप एक्सप्रेस करते रहें और लोग आपकी बात को सुनते रहें कि दिस इज़ समथिंग न्यू। एक तो ये चीज़। लेकिन अगर आप फैमिली मेम्बर्स की बात कर रहे हैं जिनके साथ आपने टिल डेथ रहना है, अगर आप उसमें किताबों कुतुबों के साथ सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं 10-20 साल तो ये चीज़ चल जाती है। लेकिन एट द एंड बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, उनके रुझानात बदल रहे होते हैं, उनको आपकी किताबी नॉलेज से कोई गर्ज नहीं होती। तो एट द एंड अगर कोई बचना चाहता है, एक तरह का बंदा मैंने और भी बचता हुआ देखा है जो सईद फितरत होता है, नरम मिजाज लोग, खामोश तबा लोग, जिनकी मिजाज में ऐसा है कि वो चुप कर जाते हैं, खामोश रहते हैं, उनके साथ दुनिया जी लेती है थोड़ा सा, या यूँ समझेंगे वो दुनिया के साथ जी लेते हैं। बाकी मेरे जैसे आपके जैसे बोलने वाले लोग जो बजते हैं ढोल की तरह, ठीक है, इनका तो बेड़ा गर्क हो जाता है। तो इनकी निजात जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के साथ दोस्ती में रखी हुई है, अपनी साइकी के निर्वाण में रखी हुई है, अपने नफ्स की हर वक्त तलाशियों में रखी हुई है। क्योंकि इनको तब बर्दाश्त किया जाएगा जब ये इम्प्रूव कर रहे होंगे कॉन्स्टेंटली। और इम्प्रूव करने का मतलब ये नहीं है कि ये मेडल है, इम्प्रूव करने का मतलब सेक्रीफाइस करना है। आप जितना इम्प्रूव करते चले जाएंगे लाइफ में साइकोलॉजिकली, अपने नफ्स को जानते चले जाएंगे, उतना उतना आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आप जितना इल्म के दर्जात में अपने इनवर्ड इल्म अपने आप के बारे में जानते चले जाएंगे, उतना उतना आपको दूसरों को स्पेस देनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरे नहीं जान रहे हैं। तो तब एक मखसूस वक्त गुजरने के बाद जब खल्क आपको आज़मा लेती है अच्छी तरह से, तो उसके बाद फिर लोग आपकी मोहब्बत में गिरफ़्तार होना शुरू होते हैं। ये अल्लाह के दोस्त की एक निशानी होती है। और वो स्टेज जब इंसान को लगता है कि अब मुझे अपनी ही कंपनी बस पसंद है जी, और वो कहीं बैठा है तो चाहे घंटों बैठा है जी, घंटों क्या दिन गुजार देता है, तो आपको क्या लगता है कि ये इंसान की नफ्सियात के ऊपर क्या असर डाल रही होती है? कि क्या ये एक स्पिरिचुअली उसको कहीं कनेक्शन फील होता है तो उसे लगता है कि अब मैं अपने लिए खुद इनफ हूँ? इसकी स्पिरिचुअल साइड भी बता दें, या फिर नफ्सियाती तौर पे जिसको हम कहते हैं कि वो डिप्रेशन की तरफ चला गया और वो कहता है कि यार अब मैंने किसी से भी नहीं मिलना, मुझे किसी की शक्ल ही नहीं पसंद। नाइलिज्म में और मिस्टिसिज्म में बाल बराबर का फ़र्क है। दुनिया से बेजार हो जाना, डिसकंटेंटेड होके तर्क दुनिया कर लेना, ये फ़िलासफ़र्स का शेवा रहा है शुरू से। सही। और कुछ भी क्रिएटिव या बहुत बड़ा काम करने के लिए आपको अपने गारों में जाना ही पड़ता है।
और किसी हद तक दुनिया आपसे मुतनफ़र भी होती है। सही। ये भी एक प्रोसेस है। लेकिन अगर आप अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका सिर्फ एक तरीका होता है कि जब मैंने कहा कि जो है तन्हाई वो सेल्फ़ की नेचुरल स्टेट है, तो आपकी अपने आप से मुलाकात भी उसी मुकाम पे होगी। आपने अगर अपने आप से मिलना है, जिसके बारे में बड़ा शोर हुआ है, अपनी दरियाफ़्त, सेल्फ़ डिस्कवरी, अपनी तलाश, अल्लाह की तलाश, ये सारी बातें मैंने बारहा अर्ज़ किया और अपनी मौत तक बोलता ही रहूँगा। बात तो बड़ी सादा सी है, अकेले बैठ जाए, आपका सेल्फ़ आएगा आपसे मिलने के लिए। वो आपसे छुपा हुआ है, जो आपका अपना आप है, जिसके ऊपर मास्क लगे हुए हैं, जिसको आप करैक्टर्स के अंदर बांट के चला रहे हैं, उसके पास आप उसको वक्त नहीं दे रहे। वो बोर्डम में जाना चाहता है बार बार, यानी आप बोर्डम में जाना चाहता है। बोर्डम एक स्टेट है, जो आदमी तन्हा होगा बोर होगा। आप एक दरख्त के नीचे अकेले बैठ जाएं, आप कितनी देर बैठ के सोच सकते हैं? आप बोर हो जाएंगे। सेल्फ नीड्स टू डू समथिंग ऑलवेज, कॉन्स्टेंट। इसको स्टिमुलस चाहिए, इसको कोई चीज़ मूव करती हुई चाहिए, अदरवाइज इसकी थॉट स्लो हो जाती है। इसकी सजेशन है, अगर स्टिलनेस इसको कहा जाता है, ठीक है। अगर कोई अपने आप से मिलना चाहता है, अगर कोई देखना चाहता है कि मैं किस सेल्फ़ की बात कर रहा हूँ और अपनी तलाश क्या है और डिप्रेशन से कैसे निकला जाता है और बोर्डम क्या है और रिलेशनशिप क्या है, ये सब कुछ जो कुछ भी स्पिरिचुअलिटी के नाम पे आज तक बोला गया है, अगर कोई ये चाहता है कि उसको कोई सिखाए और सबका सब सिखाए, वो कुछ भी ना करे, ऐसे मेरी तरह कुर्सी पे बैठ जाए। आप यूँ समझ लीजिए कि इट्स नॉट अ मेडिटेटिव प्रैक्टिस। अगर कोई आदमी दुनिया से तंग है, किसी भी तरह के मसले का शिकार है, रिलेशनशिप में ब्रेकअप आ रहा है, पैसे नहीं कमाए जा रहे, इबादत नहीं की जा रही, मेमोरी कमज़ोर है, कुछ भी मसला है, बीमारी है, एनीथिंग यू नेम इट, कुछ भी हो सकता है। अगर किसी को हल चाहिए, वो एक कुर्सी पे चुपचाप बैठ जाए, अपने आप को लेके बैठ जाए और वहाँ पे बैठ के सोचना शुरू कर दे। जो मर्जी सोच जहन में कुछ भी नहीं कर सकते। सेल्फ सोचना तो माइंड का काम है, वहाँ पे करने के लिए कुछ नहीं है। अब मैं अपना फ़लसफ़ा तो नहीं दे रहा, लेकिन फिर तस्बीह करता रहे साथ साथ बैठा, अल्लाह का नाम पुकारता रहे, अल्लाह को याद करता रहे, जहन को ढीला छोड़ दे। ये जहाँ जाता है इसको जाने दे, ये कहीं भी नहीं जाएगा। इसका एक रेडियस है, इसने 7 या 8 हेड्स होते हैं, इसने उसी में बीवी बच्चा पैसा रोटी मकान आखरत ये जंप कर रहा होता है इनके अंदर, ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं सेल्फ के मेन पिलर के इर्द गिर्द, ये घूम घूम के बार बार आ रहे होते हैं। तो अगर कोई बैठ जाएगा और तस्बीह करना शुरू कर देगा, तस्बीह तो मैंने इसलिए डाली कि मैं करता हूँ, नहीं भी कोई कर रहा, बैठ जाए। सिंपली वॉच योर न्यूरोटिक पैटर्न्स, इनकी एनिमेशन क्या है, इनकी फील्ड ऑफ मूवमेंट क्या है, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्योंकि हर सोच के साथ एक स्पेसिफिक काइंड की सेंसेशन पैदा होती है बॉडी में। औरत की सोच के साथ, पैसे के खौफ के साथ, हम खौफों को इतना डिस्कस कर चुके हैं पहले, ये सारी चीज़ें, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरे पास में, हर चीज़ के साथ एक सेंसेशन बॉडी में पैदा हो रही है। हार्ट रेट चेंज हो रहा है, ब्लड प्रेशर चेंज हो रहा है, आंखों की पुतलियाँ सिकुड़ रही हैं, आपके गूज बम्प, आपकी स्किन का एटीट्यूड डिफरेंट हो रहा है, अगली थॉट के साथ फिर डिफरेंट हो रहा है, इतना तेज़ी के साथ हो रहा है। तो आप अगर कोई अपने आप से मिलना चाहता है, वो बैठे और मार्क माई वर्ड्स, ग्लूड हो जाए, ग्लूड हो जाए ऐसे, ठीक है। और अगर किसी का कलेजा बड़ा है, वो वॉक शुरू कर दे, अकेला रहे, 5 घंटे 6 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, जितनी बड़ी मुसीबत है उतने घंटे, और मुसलसल रहे। नोबडी कैन गिव एनी टाइमलाइन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 महीना 1.5 महीना 2 3 4, बस ये ड्राई आउट है, यहाँ पे ब्रेकें लग जानी है सेल्फ की। सेल्फ क्या करेगा जी, आपको थॉट्स आनी शुरू होंगी, डराने वाली, रुलाने वाली, परेशान करने वाली, खौफज़दा करने वाली, माजी से दहलाने वाली, मुस्तकबिल से आपको परेशान, हर तरह की आपको सोचें आनी शुरू होंगी। सही। ये अनसंग टॉक है सेल्फ की, जिसकी वजह से आप बिज़ी हो रहे हैं बार बार, आप इसी से तो भाग रहे हैं। बोर्डम नाम ही इसका है। व्हेन यू बिकम अवेलेबल इट फील्स सो बोरिंग बिकॉज यू डोंट नो योर सेल्फ, यू आर सिटिंग विद अ स्ट्रेंजर एक्चुअली। ना सिर्फ तो हर सारी भागम दौड़ में बैठा, बेचारे को बैठ जाएगा, वो 1-2 दिन तो जोश में बैठ जाएगा, तीसरे सेल्फ ने कहना मैं क्या करना है थे, बिकॉज सेल्फ डज नॉट लाइक,
वो इस बंदे के अंदर रह रहा है, वो इसे मिलने नहीं चाह रहा। कहता हम दोनों अजनबी रह रहे हैं। क्या क़यामत वाले दिन कुरान पाक में फरमाया जो अपने करीन के साथ आएगा और कहेगा तो कितना बुरा साथी था, काश तेरे और मेरे दरमियान मगरिब और मशरिक़ की दूरी होती। ठीक है, तो ये वही है, ये आपसे नफ़रत खाएगा, आपको डराएगा, दिलाएगा कि वो मोबाइल पकड़, फ़ोन कर किसी को, गाड़ी की चाबी पकड़, कुछ खाने चलते हैं, किसी को ऑर्डर कर, वो बीवी ने ये कहा था, वो मेरे पैसों का क्या बनेगा, मेरा फ्यूचर, मेरा 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 करनी शुरू कर देगा। इसको सुने, ये आपका काका है, ये आपकी मूवी है, इसको देखता रहे कोई बंदा बैठ के कि अच्छा ये है, मेरी सोचें आ रही हैं, अटैचमेंट हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, ये नॉनसेंस जो चल रही है, इसको जो व्हील कहा जाता है, व्हील ऑफ माइंड जो है, इसको आप देखना शुरू कर दें। देखते देखते एक बड़ा अजीब काम होता है, सेल्फ एग्जॉस्ट करने लगता है। जैसे आप और मैं कितनी देर बैठ सकते हैं, सही, हमें एग्जॉस्शन आ जाएगी। ठीक है, अब आपके और मेरे दरमियान तो एक लग्जरी पड़ी है कि आप अपने घर चले जाएंगे, मैं अपने सेल्फ जा नहीं सकता कहीं, ना आप उसे भाग सकते हैं ना वहाँ पे, दोनों एक ही है, यूनिटरी मूवमेंट है, तो ये कर जाएगा एग्जॉस्ट। एक वक्त आपके ऊपर आएगा जब आपका सेल्फ आपको खुद कहेगा कि फिर की है, बस ठीक है, अभी बीवी बच्चे बच्चे ये वो, ये आपको खुद बताना शुरू करेगा। फिर ये आपको कहेगा अल्लाह कौन है, मैं कौन हूँ, लिटरली हु एम आई किसी वजह से इस कायनात का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इसलिए नहीं है कि इस पर सोचा बहुत गया है, ये अंदर से बोला बहुत जा रहा है। जो भी अकेला बैठता है उसके अंदर से यही बोला, मैं कौन हूँ, मैं इधर क्या कर रहा हूँ, ये बीवी कौन है, बच्चे कौन है, ये दुनिया मेरे से मेरी बात क्यों नहीं समझ रही है, ये मुझे क्या मसला है, मैं इस तरह का क्यों हो गया, यही आएगा अंदर से, हु एम आई निकल के आना है। जब आप उस सवाल तक पहुँच जाएंगे, उसके बाद जिस वक्त आपके अंदर ये खुद निकल के आया, तो इसका मतलब ये होगा कि अब सेल्फ आपसे खार खाना बंद कर गया, जो आपका नफ्स है। उसे पता लग गया है कि ये ना अकेला बैठ गया है, अब मैं और ये ही हैं। जैसे दो अजनबी बैठे थे और एक हिंदू था और एक मुसलमान था, नफरत थी, लेकिन उनको अकेले रहना पड़ गया। तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता उनके दरमियान बॉन्डिंग डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। ये जब बॉन्डिंग सर बनने लग जाती है ना, तो आपको पता चलता है कि तन्हाई जो है वो मेरी फितरी हालत है। एट दैट मोमेंट नफ्स उस एडिक्शन से बाहर आता है जिसको कहते हैं, वो स्टिमुलस की तमन्ना छोड़ना शुरू करता है और वो आपके साथ सिंक होना शुरू होता है। एट दैट मोमेंट वो आपको बताना शुरू करता है कि मुझे ये मसला क्यों है, मुझे वो मसला क्यों है, मुझे बीमारी क्यों है, मेरा एटीट्यूड ऐसा क्यों है, मुझे गुस्सा क्यों आता है, मेरी नमाज़ें ऐसी क्यों हैं। आपका सोर्स इनवर्ट हो जाता है क्योंकि आप अकेले होकर बैठ गए थे। ये कितनी हैरतनाक चीज़ है कि इसमें किसी मुराकबे की ज़रूरत नहीं, इसको गौर व फिक्र कहा गया है। ये कोई किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना नहीं है। यू जस्ट सिट विद योर सेल्फ एंड यू जस्ट हैव सम गुड टाइम विद योर सेल्फ एंड दैट इज़ इट। तो नासिर भाई, ये जो थॉट्स आ रही होती हैं इंसान को, भी आप इसकी बात कर रहे थे, इन थॉट्स का सोर्स क्या है? और ये देखें, इतने सारे सवाल उमड़ उमड़ के आ रहे हैं, जैसे अभी आपने बहुत सारे एग्जांपल दी। ये इन थॉट्स का ओरिजिन कहाँ है, ये कहाँ से आ जाती हैं? थॉट का सोर्स आई है, आंख, आई, मैं आई इज़ द मदर ऑफ थॉट। मैं नहीं समझा। आपकी हर सोच मैं की है, आपको इसके अलावा कोई सोच नहीं आती। देयर इज़ नो सेकंड थॉट, एक्चुअली देयर इज़ ओनली वन थॉट। हर सोच मुझसे रिलेटेड है, मेरे अंदर से जा रही है और मेरे अंदर से निकल रही है। इसका मतलब है हर सोच मेरे सर्वाइवल की है। सिंपल, आप कोई भी सोच ले लें, अगर आपको कोई और सोच आई है कोई, तो मेरा ख्याल है कि पूरा मामला ही उलट हो जाएगा। एलियन थॉट तो आ ही नहीं सकती माइंड में। सर्वाइवल का मतलब ये है कि इंसान चाहता है कि मैं मर ना जाऊँ? नहीं, वो तो एक अलग चीज़ है। आपने थॉट का सोर्स पूछा है। थॉट का सोर्स पैदा हो रहा है मैं से, क्योंकि सोच मेरी है। मैंने बंद कर दी है बात, मेरी सोच। अदरवाइज़ कौन सी सोच? कोई सोच है? अगर मैं आपसे एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे कहूँ कि आप फॉर द सेक ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आप सिर्फ 10 सेकंड के लिए मेरी एक बात को आर्जी तौर पे, सारा ज़िंदगी आपने सोचा है, आप सिर्फ 10 सेकंड के लिए मेरे साथ एक प्रॉमिस करें कि आप इस वक्त बैठे हुए ऑन कैमरा किसी थॉट को स्टीयर नहीं करेंगे, हरकत नहीं देंगे, आपने सोचना नहीं है। नहीं पॉसिबल। नहीं, आप फाइंड तो करेंगे क्या ये प्रोबेबिलिटी आप हिट कर सकते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए सिर्फ मुझे देखें।
आपने सोचे बगैर मुझे देखना है। हाँ, इंगेज कर लूँ एक। नहीं, अभी आप करके देखें ना, एक लम्हे के लिए आप सिर्फ मुझे देखें, आपने सोचना कुछ नहीं है। अब आप बताएं आप कौन है, आपने सोचना नहीं है। कोई जवाब नहीं है मेरे पास। आपके अंदर सोच ही नहीं है सर। तो इसका मतलब है कि थॉट की जो रूट है ना, वो मी है, आई है, माइन है, मेरा है। थॉट की नेचर पोजेसिव है, थॉट किसी और चीज़ की नहीं होती। अब जब हम आई के ऊपर आ गए हैं, सेल्फ के ऊपर, तो सेल्फ क्या है? ये पुतला मट्टी का कुछ भी नहीं है। सेल्फ नॉन एग्जिस्टेंट एक क्रिएचर है जिसको अल्लाह जानता है। कुछ चीज़ों का हमें आइडिया है, बॉडी है, माइंड है, सेंसेशंस हैं, ये तीनों का आपस में पैक्ट है। माइंड बॉडी को चला रहा है, बॉडी माइंड को चला रही है, सेंसेशंस इन दोनों को चला रही हैं। ये तीनों आपस में मिले हुए हैं। अगर तीनों में से एक भी निकाल दिया जाएगा तो सिस्टम ब्रेक हो जाएगा। लेकिन ये कोई एक नहीं है, तीन चीज़ों के साथ, एक कॉम्बिनेशन के साथ इंसान बना हुआ है। और कंट्रोलिंग सीक्वेंस कोई नहीं है। डिपेंड करता है, आमतौर पे तो माइंड ही रूल करता है, क्योंकि सर्वाइवल तो माइंड का, नफ्स जो है वो बेसिकली डाटा है, पास्ट का डाटा। अब हम थोड़ा डीप जा रहे हैं, अब आप फिर साथ साथ चलते रहिएगा। मैं इस तरफ जाना नहीं था, अब आप ले आए हैं इस तरफ, मैं तो बोर्डम की तरफ जा रहा था। सेल्फ जो है, नासिर इफ्तिखार का जो नफ्स है, वो 47 ईयर्स ओल्ड है राइट नाउ। इसका मतलब है ये 47 ईयर्स की हीप ऑफ पाइल ऑफ इंफॉर्मेशन है। दिस इज़ ऑल अबाउट माई सेल्फ। द मेमरी ऑफ माई सेल्फ इज़ माई सेल्फ एंड नथिंग एल्स। तो इसका मतलब है कि ये स्टोरेज है यहाँ पे। ये नासिर इफ्तिखार से शुरू हुई थी। ये आई एम नासिर, हु एम आई एम नासिर पढ़ाया गया था, ठीक है। और ये उस वक्त से शुरू हुई थी जब बताया गया था दिस इज़ माई हैंड, दीज आर माई फिंगर्स। तो मुझे मेरे बारे में बताया गया था। ये उस वक्त से डाटा स्टोर किया गया मेरे अंदर, और वहाँ से मेरे अंदर ये चीज़ पैदा हो गई है। तो और ये अच्छी है। मेमोरीज का मजमूआ सेल्फ है। इसके अलावा सेल्फ कुछ भी नहीं है। सेल्फ तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। माइंड एक एनालिटिकल कैपेसिटी रखने वाला एक अल्लाह ताला का शाहकार है। इसके अंदर ब्रेन है और ब्रेन के अंदर माइंड होता है। जैसे बॉडी है, बॉडी के अंदर सोल होती है, राइट। एक एग्जिस्टेंट है, एक नॉन एग्जिस्टेंट है, एक वजूद है और एक बातिन है उसका। तो जो माइंड है वो ब्रेन का बातिन है। इसको कोई नहीं जानता कि ये एक्चुअली क्या है। लोग रूह की बात करते हैं, मैं कहता हूँ अभी तक को मुझे दुनिया में बंदा ये साबित कर दे कि सेल्फ क्या है, कहाँ रखा हुआ है, क्या चीज़ है। उसके ऊपर कहानियाँ हैं, सारी अंदाजे हैं, गुमान हैं, अच्छे हैं, गलत नहीं है सबके, लेकिन एक अंदाज़ा है। एक्चुअली सेल्फ तो बड़ी दूर की बात है। थॉट अभी तक डिस्कवर नहीं हो सकी कि ये क्या चीज़ है। हमें ये पता है कि ये स्टिमुलस का रिस्पॉन्ड है। वी सी समथिंग, वी फील समथिंग, वी टच समथिंग, वी टेस्ट समथिंग, या कोई मेमोरी ट्रिगर होती है, वो भी किसी स्टिमुलस से होती है, राइट। कोई ना कोई मुहर्रक हमारी ज़िंदगी में आता है और माइंड एक्टिवेट हो जाता है, और ये उसका एनालिसिस, ये एनालिटिकल एक चीज़ है, एक डिवाइस है। थॉट जो है वो इटसेल्फ क्या है, नोबडी नोस। यानी हार्ट का तो पता है कि ये ग्लोथड़ा है, ठीक है, लेकिन हार्ट क्या है, नोबडी नोस। अब ये तो एक स्टैब्लिश फैक्ट है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि हमने हर जी रूह को उसके माथे से पकड़ा हुआ है। इसका मतलब है फिर कुरान पाक में ये भी फरमाया कि तुम चाह भी नहीं सकते अगर मैं ना चाहूँ। इसका मतलब है तुम सोच भी नहीं सकते। तो मैं इस चीज़ को पूरी तरीके से जाना और फिर इसको मानना, मान के नहीं जानना कि हमारे माइंड में सोचने की कोई कैपेसिटी नहीं। इंडिपेंडेंट देयर इज़ नो थिंकिंग सिस्टम। अच्छा, ये वैसे रात को भी मुझे आपकी स्टेटमेंट बड़ी कंफ्यूज करती रही कि आपने कहा कि हमारे माइंड में सोचने की कोई कैपेसिटी नहीं। माइंड लाइव नहीं है जी। आपको माइंड लाइव लगता है? तो थॉट्स लाइव हैं? नहीं, थॉट लाइव नहीं होती, थॉट डेड होती है। थॉट लाइव कैसे होगी? आपको लाइव थॉट कौन सी आ रही है? अभी कोई एग्जांपल के तौर पे दीजिए मुझे। देखिए, अगर हम इस टाइम पे कोई भी ख्याल जहन में लेके लाइए ना। मिसाल लीजिए कि मैं अगर आपसे ये रिकॉर्ड करते हुए मेरे जहन में सवाल जन्म ले रहे हैं, ठीक है, तो ये जो सवालात, ये एनालिसिस है। ये एनालिसिस किस बुनियाद पे हो रहा है? किसी थॉट की बुनियाद पे हो रहा है। ऐसे ही है ना। वो थॉट आपको लाइव लग रही है। थॉट डेड है, ये जिंदा चीज़ नहीं है। आपके कंप्यूटर में जो डाटा है वो अलाइव है। इंटरनेट पे जो डाटा पड़ा हुआ है वो अलाइव है। युह्यी व युमीतु,
वही ज़िंदा करता है, वही मारता है। और या हय्यु या क़य्यूम, ए वो जो ज़िंदा है, हमेशा से ज़िंदा है। उसके अलावा कौन सी चीज़ ज़िंदा है इस कायनात में? मखलूक को ज़िंदा करना तो रबूबियत है। उसने फूंक दे दी है तो ये एनिमेट हो गया है। ठीक है, 1 मिनट, आपका खिलौना ज़िंदा होता है, आपका रोबोट ज़िंदा है, AI के रोबोट ज़िंदा है। आपको दुनिया में कोई ज़िंदा चीज़ नज़र आई है? वो कहा हमने, हमारा हमरे रब्बी था, हमने चलता फिरता कर दिया। इंसान कहता है कि मैं बड़ा खुद, मैं ज़िंदा चीज़ हूँ। ज़िंदा क्या है? जब चाहे इसको ले जाए। आज टॉय चल रहा है, आपने उसमें इलेक्ट्रिसिटी दौड़ा दी है, अब टॉय क्या ये समझे कि वो ज़िंदा चीज़ है? तो कोई रोबोटिक है, मैकेनिकल चीज़ है, उसमें कुछ भी नहीं। थॉट को मैं डेड इसलिए कह रहा हूँ कि थॉट हमेशा पास्ट की होती है। ये प्रेजेंट की हमेशा पास्ट की होती है। सिंपल ऐसा नहीं है, मुझे लगता है। फॉर एग्जाम्पल दीजिए, देखिए फ्यूचर की थॉट दें। तो ये जितनी सारी हमारे जहन नहीं, में, आप दें ना। मैं बता तो रहा हूँ कि मिसाल लें कि मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था कि मैंने रात को ट्रैवल करना है, और मुझे बार बार ये ख्याल ज़रूर आ रहा है कि मैं कितने टाइम में ट्रैवल करूँगा, टाइम क्या हो रहा है। आप मुझसे डिस्कस कर रहे थे। हाँ जी। और आप मुस्तकबिल की बात कर रहे थे। हाँ जी। ठीक है, आपको ये लग रहा है कि ये थॉट मुस्तकबिल की है। आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को यूज़ कर रहे हैं, उनका एनालिसिस कर रहे हैं। आपने सफ़र तो किया ही नहीं है। आप पहले भी सफ़र करते रहे हैं, माइंड उसका एनालिसिस करके कह रहा है मैं ऐसे ऐसे जाऊँगा, मुझे इससे एतराज़ नहीं। हम तो मैकेनिक्स देख रहे हैं, फ्यूचर की तो कोई थॉट नहीं होती। आपने माजी से डाटा लिया हुआ, आपको कैसे पता आप जाते हैं? आप मुझे बता नहीं रहे थे कि वाइफ ड्राइव कर लेती हैं, मैं तो ड्राइव नहीं करता, साथ स्टाफ में से कोई कर लेता है, मैं नहीं करता, राइट? ये माजी है, आपका एक्सपीरियंस है। आपकी अपनी अब तक की शख्सियत में कोई फ्यूचर की चीज़ है? मुझे दुनिया में एक थॉट मिल जाए जो फ्यूचर की है, इट्स ओवर। थॉट हमेशा गुजरी हुई चीज़ की आएगी, उसका एनालिसिस करके प्रेजेंट में बैठ के अच्छा, अपने फ्यूचर को मॉडिफाई करेगी। जो फ्यूचर की मॉडिफिकेशन हो रही है उसको फिर क्या नाम दें? कुछ भी नहीं, इमेजिनेशन कहते हैं उसको। सम टाइम इट वर्क्स, सम टाइम इट्स नॉट। देखे ना, यही तो वजह है कि हमारा जो माजी होता है, हमारा मुस्तकबिल हमेशा उसकी स्लाइडली मॉडिफाइड फॉर्म ही होता है। इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी ज़िंदगी में क्या रेडिकल चेंज आया? मतलब सडन तो नहीं आता ऑब्वियसली। क्या चेंज आया? आप वही हैं। हाँ, स्लाइड डिफरेंसेस आए हैं, आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियाँ ऐसे एकदम। नहीं, कोई असल चेंज आया तो बताएं। शख्सियत बदल गई हो, मिजाज बदल गया हो। अच्छा, अगर आप इसको कहते हैं कि ये हमेशा से ही, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सम माइंड्स आर इन पेन राइट नाउ लिसनिंग टू मी एनीवेज। ठीक है, कोई शख्स अगर ये कहे कि मैं शुरू से ही ऐसा था और आज भी ऐसा ही हूँ, तो ये जस्टिफाइड स्टेटमेंट है? नहीं, कोशिश करनी पड़ेगी, उससे भी कुछ नहीं होगा। सिर्फ इतना एक फ़र्क पड़ जाएगा, आप नॉर्मलाइज कर सकते हैं मिजाज को, एतदाल में ला सकते हैं, बैलेंस उसका फाइंड कर सकते हैं। यानी एक कातिल जो है, जिसके अंदर कत्ल करने की आदत है या उसका मिजाज है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है कि वो लोगों को कत्ल करने से बाज आ जाए। बट दिस इज़ नॉट अ रेडिकल चेंज, ये स्लाइड मॉडिफिकेशन है। तो आप उससे क्या चेंज एक्सपेक्ट करते हैं? मिजाज बदले ना, उसके मिजाज में सख्ती रहेगी, ब्लड शेड उसको तंग नहीं करेगा, लाशें उसको डराएंगी नहीं। अगर वो जहाद के मैदान को निकल गया तो मारेगा बंदे अल्लाह के नाम पे, सवाब लेगा। अल्लाह तो मुजाहिद कौन होता है? अल्लाह ने उसको सख्ती अता की है। कमज़ोर आदमी मार सकता है बंदे को, आपको जहाद छोटा काम लगता है। एक ही नेचर है, उसको पॉजिटिव नेगेटिव ही यूज़ करना है ना, छुरी का ही काम है ना। तो मैं ये कहा कि आपका जो मुस्तकबिल है वो हमेशा आपके माजी की हल्की सी तब्दील शुदा शक्ल में होगा। बाहर जितना मर्जी चेंज आप खड़ा कर लें, मास्किंग की बात हो रही थी, बड़ा मकान बना लें, गाड़ियाँ बड़ी कर लें, बीवियाँ 10-12 कर लें, ये चेंज नहीं है। ये रेडिकल चेंज आपका इनवर्ड का है कि आपके अंदर चेंज क्या है। और आई एम गिविंग माई वर्ड्स, ये कोई कशफ तो है नहीं है। आप भी वही हैं जो आप 9 साल की उम्र में थे, मैं आज भी वही हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं जज्बाती था, हसास था, ज़िद करने वाला था, मैं आज भी वही हूँ, मेरे अंदर तो कोई चेंज नहीं आया। तो हम बात कर रहे थे थॉट की। थॉट जो है ये हमेशा आती है माजी की। इसका मतलब ये हुआ, इसलिए डेड है क्योंकि माजी तो गया, माजी ऑलरेडी मरा हुआ है। मैं पॉडकास्ट के अगले हिस्से में दाखिल होना चाह रहा हूँ, इस वजह से मैं इसको लेकिन मैं अभी तक स्टिल इसमें कंफ्यूज ज़रूर हूँ। हाँ, आप करिए बात। और ज़रूरी नहीं है कि ये कन्फ्यूजन बहुत देर तक रहे, हम कभी ऑफ कैमरा भी इसको डिस्कस करेंगे और वक्त मिला तो कैमरे पे। यासिर भाई, एक सिंपल चीज़ है,
डाटा हमेशा पास्ट ही होता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे कंप्यूटर का डाटा ले लें, ये डाटा फ्यूचर का नहीं होता, डाटा पास्ट है, डाटे का मतलब ही पास्ट है। अच्छा, तो मेमोरी का मतलब डाटा फ्यूचर के डाटे को ड्राइव करता है। व्हाई नॉट, उसी से फ्यूचर बन रहा है ना। फ्यूचर ड्राइव ही पास्ट के डाटे से हो रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें हिंट ये दिया हुआ है कि कोई नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है। हाँ जी ये ठीक है, बस ज़िंदगी गुजारने के लिए ठीक है। मैं इस पर कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मेरा अपना माइंड ऐसे ही काम करता है। आपने थॉट का पूछा, मेरा काम है मैं मैकेनिक्स डिफाइन करूंगा, लोगों के कलेजे को हाथ पड़ जाएगा। असलियत ये है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कंप्यूटर लगा हुआ है। ठीक है, वो कंप्यूटर पास के डाटे को एनालाइज कर करके अपनी चीज़ों को अपने, ठीक है, लाइफ हैपन्स दिस वे, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है, लेकिन इंसान कोई इतनी वैल्यूएबल चीज़ नहीं है इस कायनात में अगर वो अपने रब को नहीं मानता। अच्छा, इसलिए इस डाटा की कोई वैल्यू नहीं है। वी बिकम अनदर कंप्यूटर, दैट्स ऑल। 100 लैपटॉप्स पड़ी हैं, उसमें मेरी कौन सी है? तो अल्लाह की नज़र में मेरा बंदा कौन है? अल्लाह कहता है मेरा मुखलिस बंदा कौन है। उसका डाटा भी इंपॉर्टेंट, उसका फ्यूचर भी इंपॉर्टेंट, उसका पास्ट, उसका माइंड भी बाइज़्ज़त है। बाकी सारी मशीन्स हैं, साइबोर्ग की तरह मशीन्स बनी हुई है, मशीन्स फिर रही हैं, एनालिसिस करती करती फिर रही है। सर इसमें क्या है? सो थॉट बेसिकली, थॉट इज़ डेड। मैं इसको थोड़ा डिफाइन कर दूं। थॉट डेड की जो फिज़िकल एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि थॉट हमेशा मटेरियल की होती है। नॉन मटेरियलिस्टिक थॉट डज नॉट एग्जिस्ट। इमोशंस भी तो हैं थॉट में शामिल। नहीं, थॉट इमोशन नहीं है। थॉट इज़ डेड। उसमें इमोशन एक अलग, इमोशन एक अलग, इंटेलिजेंस एक अलग से क्रिएचर है। हम 3 मखलूकें मिलकर रह रहे हैं, बॉडी, माइंड एंड सेंसेशंस, विच आर द फीलिंग्स एक्चुअली। ठीक है, राइट। तो थॉट हमेशा आपको आएगी मादी चीज़ की, आपको गैर मादी चीज़ की सोच नहीं आ सकती, क्योंकि माइंड मटेरियलिस्टिक है। आप आलम असबाब में खड़े हैं, असबाब मटेरियल्स में हैं, तो थॉट भी मटेरियल ही की आएगी। अगर आपकी ज़िंदगी में या सुनने वाले की ज़िंदगी में कोई नॉन मटेरियलिस्टिक थॉट कभी आई है तो मुझे बता दें। कमेंट्स में बात करनी बड़ी आसान होती है कि अल्लाह की थॉट है, मैं कहता हूँ आई कहाँ से है? अल्लाह को कोई जानता है? कुरान से आई ना, आपसे जो तारुफ दिया तो पास से नहीं आ रही है, मटेरियल नहीं है। नॉन मटेरियल थॉट कौन सी है? एग्जिस्ट ही नहीं करती माइंड में। जो सिखा दिया पढ़ा दिया उसी को एनालिसिस करता रहता है। बड़ा सिंपल सा है। आई एम सॉरी। अच्छा, बावजूद इसके कि मुझे सुनने वालों में से अगर तो अब्जॉर्ब कर सकता है इतनी डीप गुफ्तगू को। नहीं, जो मुझे सुनते हैं उनको मेरे पता लिए है। तो ये थोड़ा नहीं, मेरा आपसे जी। बारहा इंटरेक्शन है, लेकिन इस पिछले 5-7 मिनट को मैं चाहूँगा कि मैं कभी आपके साथ डिटेल डिस्कस करूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस उस जगह पे जहाँ पे हम कह रहे थे कि डिप्रेशन की जो स्टेट है इंसान की। डिप्रेशन को आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं? जो आज तो फैशन है ना, मतलब 10वीं क्लास का बच्चा है, उसका पेपर आने वाला है, डिप्रेशन हो गया और बड़ा सीवियर डिप्रेशन हो गया। तो ये डिप्रेशन की असल डेफिनेशन आपकी नज़र? You are not, when I say you, I'm talking about me also. I'm not happy with my own self, and myself does not feel happy with me. That's it. This is the root of depression. सर, लोगों के ऊपर जितना मर्जी मलबा डालना है, उसने ये किया, इसने वो किया, हकीकत भी है, होता है। दुनिया में ज़्यादती है, जुल्म है, नाइंसाफ़ी है, बर्बरियत है, बहुत कुछ आता है, गुर्बत आ जाती है, बीमारियाँ हैं, हर चीज़ है। लेकिन अगर कोई आदमी अपने साथ खुश है तो उसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हो सकता है। इट टेक्स ग्रेट डील ऑफ टाइम। अब अगर 47 साल मेरी तरह बेवकूफ़ी में गुजार दिए हैं तो 6-7 साल का टाइम तो देना चाहिए अपने आप को। तो लोग कहते हैं इतनी लंबी बात कर रहा, मैं 6 महीने का सोल्यूशन कहाँ से दूँ? लर्न करना पड़ता है, पुराने लर्न किए हुए को अनलर्न करना, लर्न करना पड़ता है। आई वंडर इफ़ यू सी दिस। यानी मैंने जो 47 साल में चलाकियाँ सीखी हैं, एनालिसिस करने के लिए मैंने ट्रिक्स माइंड में फीड किए हुए हैं, जो मुझे काम नहीं दे रहे, उल्टा मुझे मार रहे हैं, चलाकियाँ मरवा रही हैं ना। ठीक है, अपनी स्ट्रेटजियाँ बनाते बनाते यहाँ तक आ गए हैं कि बर्बादी के दहानों पे बैठे हुए। कुरान पाक किया है कि याद करो जब उसने तुम्हें बचा लिया और तुम आग के किनारे पे खड़े हुए थे, गड़े पे खड़े हुए थे, राइट। उसकी और भी तफासीर है, लेकिन मैं तो इस वक्त किसी और चीज़ के लिए ले रहा हूँ। तो हम अपनी अपनी ज़िंदगियों में अपनी अकलों से चलते हुए एक ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे इंसान को पता चलता है कि लो जी कल्ले हो गए सारे खिलाफ, साजिश हो रही होती है उसके ख़िलाफ़ बातें की जा रही होती हैं।
उसको मैनिपुलेट किया जा रहा होता है, यूटिलाइज़ किया जा रहा होता है। क्या कहते हैं, एटीएम मशीन बन गया बंदा। कितनी आपको ये मिलिशियस स्टेटमेंट नहीं लगती? तो मैं कहता हूँ कि क्यों एटीएम मशीन बन के जीना है लोगों के लिए। तो जब आदमी अपने ये रिज़ल्ट देखता है ना सारी ज़िंदगी, तो फिर उसको पता चलता है कि मैं अकेला रह गया, तो फिर उसको डिप्रेशन होता है। तो मैं कहता हूँ ठीक है, ज़्यादती तो दुनिया ने की है, आपसे लेके खाया, आपसे सर्व किया, करवाया, और उसके बाद आपसे वफादारी नहीं की, ठीक हो गया, आई अंडरस्टैंड। लेकिन आपने क्या किया होगा अपने आप के साथ? आपने क्यों इतना खिलाया था? आपने इतनी एक्सपेक्टेशन क्यों बांधी थी? ठीक है, आप एतदाल में रहते, अपने बैलेंसेस को फाइंड करते। आपको नहीं पता था आपने अकेले मरना है? क्या हम लोगों को नहीं पता कि हमारे घर वालों ने जब हमने मरना है तो इन्होंने हमारे मुंह पे मिट्टी डाल के आ जाना है? दुश्मन नहीं है हमारे साथ किसी ने नहीं मरना, मैंने तो अकेले मरना है। तो मेरी ज़िंदगी मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे। स्कूल में पढ़ाया गया खुदगर्जी बुरी है। क्यों बुरी है खुदगर्जी? खुदगर्जी का गलत इस्तेमाल बुरा है। अपनी जान बचाने के लिए हर इंसान खुदगर्ज नहीं है। क्या कहते हैं, हर सौदा गर्ज का नहीं होता। होता है, बिल्कुल होता है कि नहीं होता? क्यों स्कूलों में ये कॉन्फ्लिक्ट डाले जाते हैं? बता नहीं सकते आप स्कूल में कि थोड़ी थोड़ी खुदगर्जी ज़रूरी है, उसको लोगों को लूटने के लिए ना लग जाना, क्रिमिनल ना बन जाना, तलवारें मिली है ना उससे लोगों को ना मारने लग जाना। मेरी खुदगर्जी का आलम ये है कि मुझे पता है अगर मैं बच गया सारा आलम बच गया, मैं मर गया सब मर गए। देखें जी, आज हम मरे सब, हमारी क़यामत आ गई। हमारे लिए कौन से 500 साल आगे और कौन से 40,000 साल पीछे, हमारा तो टाइम एंड स्पेस ख़त्म हो गया। आँख बंद होनी है सर, क़यामत में खुल जानी है, पता नहीं लगना। ऐसे पलक की झपकनी है। ये गलत फहमी है कब्रों के इतने लंबे लंबे वक्फे, ये जिंदों के लिए हैं, मुर्दों के लिए क्या है? ऐसे आँख लगी और खड़े हो गए, चलो जी निकलो कब्रों से बाहर। हाय हाय, किसने हमें हमारी ख्वाबगाहों से उठा दिया। वह लगेगा एक झिड़की और टिड्डियों की तरह बाहर निकलेंगे जैसे बड़े ज़रूरी काम से जा रहे हैं। एक लम्हे की बात है। तो मैंने क्या लेना इतनी दुनिया को सर? अब फॉर एग्जांपल मैं अपने बच्चों को, मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ाऊँ, कैम्ब्रिज में, हार्वर्ड में पढ़ाना शुरू कर दूँ, ये बच्चे कल को मुझे पूछे ना आगे, राइट, मुझे क्या मुसीबत है? तो मुझे बैलेंसेस देखने पड़ेंगे। अगर बेतुका पैसा पढ़ाएं, जो मर्जी करें, लेकिन अपना पेट काट के चीज़ें कर करके, मैं देखता हूँ लोगों को एक्सट्रीमिटीज़ पे गए हैं। मुझे तो लगता है कि ये भी एक फितरी अमल है। मतलब कैसे हो सकता है कि आपकी औलाद है, उससे मोहब्बत आपकी, उसका तकाजा है ना, ये आप क्या तकाजा है? आपकी ज़ात का हिस्सा है ना आपकी औलाद, बिल्कुल ठीक है। मुझे सबसे ज़्यादा अटैचमेंट इस दुनिया में अपनी बच्चियों के साथ है। जी, हर इंसान को, ठीक है। तो आप ये कहते हैं कि ये वो अपने जहन में किसी तरह से अपने आप को ट्रेन कर ले कि मुझे इनकी ये फिक्र नहीं होनी चाहिए। मैं अपना एक एस्पेक्ट पे ट्रेन करने से कभी भी गुजारा नहीं होगा। इस दुनिया में हमें अपने नफ्स की 1000 बलाओं का सामना है। आप एक एक करके उनको पकड़ना शुरू करेंगे, आप एक को पकड़ेंगे 100 आपको पीछे से पकड़ लेंगे आगे। ये तो लश्कर है जो आपके गिर्द इकट्ठा हुआ है। आपको बेसिकली इंसान को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। मैंने बात की है बैलेंसेस की, मैंने बात की है इतदाल की, और इतदाल भी हर सिमत में तो नहीं आएगा, लेकिन इतदाल एक ऐसी हमें चाबी पकड़ाई गई है कि अगर हम उसको किसी ना किसी तरीके से 10% भी अनलॉक कर लें तो हमारी ज़िंदगी यशी में गुजर जाती है। आपको नहीं लगता कि आपकी ये स्टेटमेंट किसी को इस तरफ ले जाए कि वो कहे जी मैं तो जिम्मेदारियों से ही बाहर हूँ, कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, औलाद मैंने पैदा कर दी है। लोग टीवी ड्रामे देख कर रोने लग जाते हैं। इसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। अगर किसी ने अपनी अकल इस्तेमाल करते हुए मुझे नहीं सुनना, ठीक है, अगर किसी की मैं एंटरटेनमेंट, और कोई भी ऐसे नहीं करता, आमतौर पे लोगों को पता होता है। असल बात ये इतदाल है क्या है। अगर किसी की 1 लाख रुपए सैलरी है, बच्चे 10,000 वाले स्कूल में पढ़ा लें। 1 लाख सैलरी पे 1.5 लाख रुपए स्कूल में आप बच्चे पढ़ाएंगे तो सर्वाइव कैसे होगा? फिर आप कहें मैं डबल शिफ्टें कर रहा हूँ, मैं ट्यूशनें पढ़ा रहा हूँ, मैं कमेटियाँ पा रहे हैं, मैं बच्चे पढ़ा रहे हैं, क्यों की जम बैठे हो? मेरा पहला क्वेश्चन होता है की पैदा कर लिया? कोई मतलब गले च तख्ती पा के आ गया है कि कोई एड्डी खास चीज़ पैदा कर ली है जिन्होंने जो तक तुसी वो चीज़ उन्होंने ना दी, गरीबों के बच्चे नहीं तालीम हासिल कर रहे। लोग तरह आप और मैं टाट के स्कूलों में नहीं पढ़ के आए सर, क्या बात कर रहे हैं आप? कौन सी अकल अल्लाह ने हमारे अंदर नहीं डाली हुई? जिसने सर पढ़ना है, जिसने ग्रो करना है ना, आप उसको टाट के कमरों में बिठाएं ना स्कूलों में, उसने वहाँ से भी करना है। जिसने नहीं करना ना, आप उसको ऑक्सफोर्ड में भी बिठा देना, ये बच नहीं सकते। तो इसका मतलब ये है कि औलादों को, बीवियों को एक लिमिट तक सर्व करना चाहिए। वो सर्व क्या है? बाइज़्ज़त सर्व करना चाहिए, उनके पास रिलैक्सेशन होनी चाहिए। अगर अल्लाह ने आपको जितना पैसा दिया उस हिसाब से उनके पास कुशाइश होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय तो नहीं है।
किसी के पास ज़्यादा पैसा है वो 2-3 AC लगवा दे बच्चों को। मेरे घर में लगे हैं ना, आपके घर में लगे हैं, ठीक है। अब अगर मेरी तनख्वाह ही 25,000 है तो मेरी ख्वाहिश तो है कि मैं अपने बच्चों को ठंडी हवा में सुलाऊँ, कहाँ से लगवाऊँ? तो स्ट्रगल करूँगा, अच्छी बात है, करनी चाहिए, राइट। तो स्ट्रगल करनी होगी कि एक बाइज़ ज़िंदगी तक पहुँचना। बाइज़ ज़िंदगी सर कितनी की मुश्किल है? 2 लाख पे पड़ी है, 1, 1.5, 2 इसके बीच में बाइज़ ज़िंदगी मिल जाती है इस मुल्क में, अब भी मिल जाती है। जिसे कहते हैं कि आपके घर में एक AC लगाओ, आपके पास एक छोटी गाड़ी हो, आपका एक मकान हो जाए, अल्लाह आपको सबको अता करे, सुनने वालों को, अल्लाहुम्मा फ़िरली ज़ंबी व वसीली फ़िदारी व बारिक ली, फिर इसकी पढ़ लें, बहुत जल्दी मिल जाता है घर, ठीक है। ये 3-4 काम आपने कर लिए, अब और क्या करना है? नहीं, लेकिन हमने बच्चों को पता नहीं किस स्केल पे लेके जाना है। लिटरली स्पीकिंग, मैं जब भी किसी बच्चे के साथ बैठता हूँ, मैं उसकी चीज़ें देखता हूँ, उसके एक्सपेंसेस देखता हूँ, उसके पेरेंट्स का उसके बारे में नज़रिया देखता हूँ, कहता हूँ यार ये बच्चों को पालना नहीं है, ये बच्चों की पूजा हो रही है, औलाद परस्ती हो रही है। ये एक अलहदा से बुत बन गया आपका, और ये इसने कल आपको जवाब नहीं देना है जब आपको हाजत की ज़रूरत पड़ेगी। ये कैन नॉट रिस्पॉन्ड, कुरान पाक में अल्लाह ने कहा है वो जवाब नहीं दे सकते, उन्होंने क्या देना? बेजार है इनसे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मेरी बात को अगर कोई एक्सट्रीम में लेके जाता है वो उसका अपना मज़हब है। मैं ये कह रहा हूँ एक ऐसी चीज़ कि मेरा क्या काम है जी कि मैं अपने हर बच्चे के नाम एक कोठी लगवाऊँ, कौन सी ड्यूटी है मेरे ऊपर? लेकिन लोग करते हैं ये काम। सुनिए, मैंने बातें मुझे कही गई हैं, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लोगों ने डराया, एक प्लाट से बच्चियाँ ना करते। मैं कही यार कमाल है, फॉर गॉड से। आपको अब डिस्कशन हमारी जब हो रही थी तो आपको पता है कि अब क्योंकि अब हमारी गुफ्तगू और जानिब चली गई है जी, अब ऐसा भी हो सकता है जिसकी वजह से मर्द डिप्रेशन में जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि वो बाय चॉइस ये कर रहा है, सोसाइटी के प्रेशर को भी छोड़ दें, ठीक है। उसके घर में से उसको प्रेशर नहीं आता कि आप ये सहूलियात पैदा करें बच्चों की। सहूलियात में तो मसला नहीं हो तो करनी चाहिए, ठीक है। या कंपैरिजन का काम है। देखें, सहूलियात से मेरी मुराद ये है कि एक बंदा जो है वो रेंट के घर पे रह रहा है, उसको रोज़ ये कहा जाता है अपना घर बना लें, तो कोशिश करनी चाहिए, कोशिश कर ली, लेकिन सबका तो नहीं होगा। हाँ जी, बन गया, उसको जी बड़ा कर दें, बड़ा कर दिया, अब इसमें 1 गाड़ी या 2 कर दें। तो जहाँ पे सारी इतनी चलाकियाँ ज़िंदगी में सीखी हैं, घर वालों को निबटने की भी बंदा सीख ले। इसमें डिप्रेशन लेने की क्या ज़रूरत है? हैंडल करने चाहिए, मैनेज करने चाहिए। मैनिपुलेशन की बात नहीं कर रहा, बंदे को बता देना चाहिए कि नहीं इतना हो सकता भाई, कैसे करें। लेकिन अब आप उसके लिए कोई बंदा हराम लेना शुरू कर दे, रिश्वत खानी शुरू कर दे, तो ये तो फिर उसने आपके पास कंसल्टेशन भी आती है। जी जी, क्या वजह नज़र आई अभी आपको पिछले 1 साल में जो डाइवोर्स रजिस्टर्ड हो रही है या खुला के केसेस रिपोर्ट होते हैं उसमें, वैसे जनरली आपको एक एनालिसिस आपका उसके ऊपर क्या है? क्योंकि मैं आपको जो एनालिसिस दूंगा वो आमतौर पे लोग समझेंगे सुपरफिशियल है, लेकिन वो बहुत डीप है, वो गहराइयों में रेंगता हुआ बहुत बड़ा सांप है। रील्स, मैं इस पर पिछली 3-4 वीडियोस में तफसीली बात कर चुका हूँ। रील्स एंड रील्स कंटेंट, बेतुका कंटेंट, लाइटनिंग फास्ट कंटेंट। हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है इतना तेज़ कंटेंट कंज्यूम करने की, इतना तेज़ डोपामाइन, वो अनबिलीवेबल। घर टूटेंगे, पूरे का पूरा सिस्टम ज़ूम्बी हो जाएगा। अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो शक्लें बदलेगा, अभी तो आगे मेटावर्स और पता नहीं क्या क्या इन्होंने चीज़ों को लेके, ये रुकेंगे तो नहीं, ठीक है। अभी तो 1-1 मिनट में, अब तो 10-10 सेकंड पे आ रहे हैं, ठीक है। जब इतना कम अटेंशन स्पैन करेंगे तो किसी की बात क्या बर्दाश्त तो नहीं है। अटेंशन स्पैन कम होने का मतलब ये लिया जा रहा है कि लोग लंबी वीडियोस नहीं देख रहे, लोग छोटी छोटी नहीं, अटेंशन स्पैन वहाँ से गिराएंगे और इधर बच्चा कोई बात करेगा तो थप्पड़ है ही नहीं, टेंशन बर्दाश्त खत्म हो गया, आपका स्पैन ही 10-10 सेकंड पे आ गया। आप सब्र तो बड़ी दूर की चीज़ रह गया सर, सब्र तो बहुत ही दूर की चिड़िया हो गई है। अब तो ज़िंदा रहना बहुत बड़ा आर्ट बन चुका है, और आमतौर पे इसके फैक्टर गिनवाने बैठे तो पता नहीं क्या क्या निकाल लेंगे, ठीक है। मेन आपको बता रहा हूँ, असल जैसे हमारी पहले गुफ्तगू हुई है फियर के रूट के ऊपर, राइट। और इसी तरह से ब्रेकअप भी 1-2 तरह का नहीं हो रहा, यानी मियाँ बीवी का हो रहा है, औलाद का माँ बाप के साथ हो रहा है, दोस्तों का आपस में ब्रेकअप हो रहा है, कुलीग्स का आपस में ब्रेकअप हो रहा है। इंसान बुनियादी तौर पे शदीद तरीन आइसोलेशन का शिकार हो रहा है, तन्हाई का नहीं, अकलापे का, अकेलेपन में चला गया। अच्छा, क्योंकि वो स्क्रीन के साथ जुड़ा हुआ है,
तो जिस चीज़ से आप जुड़ेंगे आप उसी के हवाले करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी खूबसूरत हदीस फरमाई कि तुम में से जो कोई गले में कोई चीज़ लटकाएगा वो उसी के हवाले का दिया जाएगा। तो इतनी सी लटकती हुई एक चीज़ के हवाले किया जा रहा है, तो जो 24 घंटे चीज़ आंखों के, आप कैसे सोच सकते हैं कि आप उसके बगैर सर्वाइव कर लेंगे। रील, मैं अगेन बता रहा हूँ, अगर कोई बंदा बचना चाह रहा है रील से निकल जाए, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे आ जाए, नॉट बिकॉज ऑफ मेरा, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे आ जाए। कम से कम 45 मिनट का तो कंटेंट होना ही चाहिए। नुकसानदेह ये भी है, नुकसानदेह ये भी है। कह रहा हूँ कि इसमें एडिशन करें कि कोशिश करें कंटेंट भी ना आए। नहीं, उसमें देखें जी, वो अब जो बच्चे हैं, यंग हैं, उन्होंने सीखना है, ठीक है। अब किताबें पढ़ने का दौर तो गया, तो अब यही हमारी आर्काइव्स है, बुक यही है, हमारी यूट्यूब वगैरह, ये तो लोगों ने देखना है। अच्छा, ठीक है, और हमें भी देखना पड़ता है, ये कोई बात नहीं है। लेकिन असल बात ये है कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे आए, थोड़ी देर के लिए आप जी लेंगे, अदरवाइज़ ये मुश्किल हो गया हुआ जीना। आप जितनी चलाके देख रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं, क्योंकि रील से खाली टेंशन स्पैन कम नहीं हो रहा, कंपैरिजन इज़ गोइंग वेरी फास्ट, क्योंकि एल्गोरिदम इतना एक्यूरेट है। मैंने अगर लश लाइफस्टाइल की एक रील देख ली है ना, एल्गोरिदम ने मुझे अगले 10 दिन उसमें घुमाना है, उसने मुझे ऐसा ऐसा लाइफस्टाइल दिखा देना है कि मुझे अपना हम आम घरों की क्या सारे हालात है, थोड़ा सा पेंट टूटा हुआ, पंखे की गूं गूं, ठीक है, थोड़ा सा बाथरूम में चीज़ें टूटी, हम इस तरह के लोग हैं, ठीक है, मीडियोकर लोग हैं, राइट। अच्छा, अब हम जब इस तरह की अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो हमें ये लगता है कि हमें फ़र्क महसूस नहीं हो रहा, नहीं, हमें वो फीका नज़र आ रहा है। अच्छा, अब हो सकता है आपका और मेरी मैच्योरिटी का लेवल डिफरेंट हो, हम कहेंगे हम सर्वाइव कर गए, हम मरेंगे किसी और पानी में जा गए, लेकिन हो सकता है बीवी इस पे फंस जाए, आपका बच्चा इस पे फंस जाए। जैसे बच्चा हो सकता है, मेरा अपना एक छोटा भतीजा भांजे लगता है, उससे मैंने पूछा क्या ड्रीम है, कहता बुगाटी लेनी है, ऑडी लेनी है, कार मोटरसाइकिल नहीं सी। इतनी लंबी उम्मीद लगा ली है, फंस गया ना बच्चा। कहाँ से निकल के आ रहा है आइडिया उसको? अच्छा, वो इधर उधर फंस गया। बीवी फंसेगी मातम में, ट्रेजिडीज़, ड्रामास, सीरियल्स, इन चीज़ों के अंदर वो उसमें चली जाएगी। और आपके जो पेरेंट्स हैं वो चले गए हैं ये गांव देहात की वीडियोस में, हर तरह का कंटेंट अवेलेबल है, हर एक अपनी अपनी कुंडी में फंसा हुआ है। इसके नतीजे में माइंड कंपेयर कर रहा है। माइंड की नेचर है सर, ये कंपेयर किए बगैर नहीं रहेगा। आप एक जगह पे कंपेयर नहीं करेंगे ना, आपको लगेगा कि मैं तो नहीं करता, अमीर वीडियोस देख के, रिच लाइफस्टाइल देख के मैं तो नहीं कंपेयर करता। पहली बात तो ये कि मैं मान नहीं सकता आप ना करें, आपके सबकॉन्शियस में हो रहा है। लेकिन अगर वो आप पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं भी डाल रहा, आपने ज़रा धक्का ज़्यादा खा लिया दुनिया का, तो आप वहाँ से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि पोर्नोग्राफिक कंटेंट आपको पकड़ ले, आप कहीं ना कहीं पे तो आपने हुक होना है। तो हर बंदा इस वक्त, लिटरली स्पीकिंग, हर बंदा हुक्ड है, और वो 10-10 सेकंड, 5-5 सेकंड के स्क्रॉल पे हुक है। अब इस तरह के लाइफस्टाइल में अगर कोई कह रहा है कि वो ख़ानदान को बचा लेगा, रिश्ते नातों को बचा लेगा, इट्स इम्पॉसिबल। मेरे ख्याल से आज की नशिस्त यहाँ क्लोज़ करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हम एक बड़ी लंबी नशिस्त रिकॉर्ड कर चुके हैं। और एक खुशाइन बात ये है कि मुझे नासिर इफ्तिखार साहब ने ये बताया है कि हमारा, क्योंकि आपको अक्सर वीडियो में सुनने को मिलता है कि लाहौर आके काफ़ी रिकॉर्डिंग का सिलसिला रहता है, और खुशाइन बात यह है कि नासिर इफ्तिखार साहब ने बताया कि मैं अब लाहौर भी आपको मुयस्सर हो सकता हूँ। इससे पहले आप चिचावतनी में ज़्यादा वक्त गुजार रहे थे, तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ अरसे तक जो है आपके कमेंट सेक्शन से सवालात लेके, ख़ास तौर पे जो इसी पॉडकास्ट का दरमियानी हिस्सा है उसको लेके मैं दोबारा जब सुनूंगा एडिट के प्रोसेस में तो शायद मैं डाइजेस्ट कर लूँ और समझ जाऊँ, तो दोबारा बैठेंगे। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं थोड़ी सी अपनी ऑडियंस के साथ भी बात कर लूँ। जी। नोट्स आ गए हैं जी इंशाल्लाह, और लिखना शुरू करना है, एक्सपेंशन शुरू करनी है। सेल्फ रिस्पेक्ट पे इंशाल्लाह बहुत जल्दी वीडियो लेके आ रहा हूँ, लेकिन 10-12 दिन लग जाएंगे, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है आपसे। चल, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर।